हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग धातु के रासायनिक गुण की चर्चा करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके लक बहुत अच्छे रहे या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि बहुत चांसेस है कि यहाँ से आपको सीधा धातु के रासायनिक गुण 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको धातु के रासायनिक गुण बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आपको कहीं से भी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएं ताकि आप आसानी तरीके से और आराम से अपने आने वाले एग्जाम में लिख के बहुत अच्छे से 5 नंबर एग्जाम से लड़ के ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं धातु के रासायनिक गुण के बारे में। देखिएगा, धातु के भौतिक गुण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको धातु के भौतिक गुण मिल जाएंगे। उसको पहले देख लीजिए क्योंकि वो भी कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अभी धातु के रासायनिक गुण की चर्चा तो इस क्लास में करने ही वाले हैं। ठीक है। देखिएगा, रासायनिक गुण का मतलब होता है क्या कि धातुएं जब किसी अन्य पदार्थ कह सकते हैं या फिर यौगिक कह सकते हैं या फिर तत्व कह सकते हैं कि संपर्क में आता है तो वहां पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है या फिर उसके साथ वो क्या किस तरीके से मिलता है या फिर अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक गुण। ठीक है। मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब किसी अन्य मान लीजिए पदार्थ के कांटेक्ट में गया या संपर्क में गया या फिर किसी अन्य तत्व के संपर्क में गया या फिर किसी अन्य हम लोग कह सकते हैं यौगिक के संपर्क में गया, तो वहां पे आखिर उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या अभिक्रिया होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है, उसी सभी उसके गुण को जो है ना रासायनिक गुण के अंदर रखा गया है। क्योंकि देखिए ना, धातु का सभी पदार्थों के साथ एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि रासायनिक गुण में हम लोग अलग अलग उसके कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से अपने पास जो है धातु के 4 से 5 रासायनिक गुण है को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि धातु आखिर किस तत्व या यौगिक के संपर्क में जाता है और वहाँ पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि धातु आपने समझ ही लिया है कि आखिर धातु होता क्या है। और देखिए, सबसे पहली बात कि धातु क्यों जरूरी है। भाई देखो, धातु जो है ना अपने लाइफ में या हम लोगों के जीवन में एक देखा जाए तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि धातु को हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने मतलब देखा जाए तो बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर घर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइए, आप यदि अपने घर में मेन गेट जो लगाते हैं या डोर वगैरह बनवाते हैं, कई बार वो लोहे का भी दरवाजा बनता है। तो भाई वो क्या है, लोहा धातु ही तो है। इसके अलावा आप अपने घर में जितने भी बर्तन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोई बर्तन होता है जो एल्युमिनियम का होता है, कोई बर्तन होता है जो लोहे का होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो धातु का कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए धातु के बारे में, उसके गुण के बारे में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हम सबसे पहले उसके गुण के बारे में यदि समझेंगे तो हम वैसे जगह से उसको बचा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यदि हम कहें कि हमने धातु का मान लीजिए कोई गेट बनवाया, ठीक है, धातु का गेट बनवाया। अब आप खुद बताइए, धातु का गेट बनाने में क्या पैसा तो लगता है, पैसा खर्चा होता है, अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। अब पैसा खर्चा होने के बाद मान लीजिए कुछ दिन बाद वो गेट खराब हो जाता है या गेट जो है ना पूरा खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो गेट का काम क्या होता है, किसी भी बाहरी आदमी को अंदर आने से रोकना, है ना। तो अब वो यदि काम ही नहीं करेगा, टूट जाएगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे जगह पे दोबारा से गेट नया बना के डालना पड़ेगा, है ना। तो नया गेट बनाने में फिर से पैसा खर्चा होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप उसके गुण के बारे में समझ लीजिए कि आखिर वो कमजोर पड़ता कब है। ठीक है। तो जब वो कमजोर पड़ेगा, वो चीज़ हमें यदि पहले से पता होगा तो वैसे जगह से हम उसको क्या करेंगे, उसका संपर्क तोड़ के रखेंगे। कहते हैं ना कि घर में जब बच्चा कोई बिगड़ने लगता है या फिर किसी ऐसे दोस्त उसके हो जाते हैं जो उसको बिगाड़ना शुरू कर देता है, मान लीजिए अपने साथ घुमाएगा फिराएगा, उल्टा सीधा चीज़ें खिलाना शुरू कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ जाने से रोकना शुरू कर देते हैं। सेम टू सेम वही कंडीशन है भाई। धातु के बारे में हम लोग उसके गुण के बारे में समझ जाएंगे कि हाँ, ये वैसे संपर्क में जाने के बाद इस पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या इससे इसको नुकसान है, तो वैसे जगह से हम क्या कर सकते हैं, उसका संपर्क तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ना, धातु आपको ऑलरेडी पता है कि जब कभी भी खुला ऐसे ही धातु को छोड़ दीजिएगा ना, तो वो क्या करता है, जनरली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना शुरू कर देता है, ठीक है, या जल के साथ अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। मान लीजिए वो लंबे समय तक ऐसे खुले रहने के बाद क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इतना कमजोर हो जाता है कि पूरा कमजोर हो जाता है। ठीक है। जैसे लोहे की बात कर लें, आप देखिएगा कि घर में भी जैसे हम लोग छड़ वगैरह लाते हैं घर बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, उसको बहुत दिन तक बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जो उसको कमजोर बना देता है। तो उसमें वो मजबूती नहीं रहती है जो उसके ऊपर जंग लगने से नहीं रहता है।
ठीक है ना। जंग लगने से पहले का मजबूती और बाद का मजबूती में तो फर्क हो जाता है। तो वो चीज हमको यदि पहले से पता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ बहुत दिन तक बाहर में कोई सामान को रखना है तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से होता क्या है, मान लीजिए अब लोहा जो है वो सीधा ऑक्सीजन के बीच में संपर्क उसका टूट गया, बीच में एगो हमने क्या कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया। तो ये चीज आपको पहले से पता होगा तब जाके आप उसको उससे बचाएंगे ना। तो यही चीज है, आप ही इसी क्लास में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि आखिर धातु को किस किस चीज के साथ जाने से उसका संपर्क जो है ना वो मतलब खराब हो जाता है या फिर वो धातु कमजोर पड़ता है। तो धातु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं पता है, रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला अपने पास जो इसका गुण है वो है ऑक्सीजन के साथ संयोग। मतलब क्या, धातु कभी भी लंबे समय तक यदि ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो क्या करता है ना, धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या कर देता है, ऑक्साइड बनाता है। देखिएगा कोई भी धातु जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। और ये ऑक्साइड क्या होता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला अपने पास जो प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया है, वो उसका ऑक्सीजन के साथ है, जिसमें अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Fe भी लिख सकते हैं, जिसको आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं, प्लस में O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो FeO बनाएगा। ठीक है। तो FeO बनाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा इसको संतुलित करने के लिए। तो FeO का मतलब क्या है, इसको कहते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपने ऊपर क्या करता है, एक ऑक्साइड की परत जमा लेता है। समझ आया ना। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि धातु कभी भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। और ये देखिएगा ऑक्साइड धातु को कहीं ना कहीं जो है ना वो कमजोर करता है। ठीक है। अब सोडियम का ही ऑक्साइड है तो वो सोडियम को कमजोर करेगा क्योंकि सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। अब मैग्नीशियम है, मान लीजिए इस तरीके से आयरन है तो आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो आयरन को क्या करता है, कमजोर बना देता है। समझ आए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ का संयोग आपने देख लिया, ये पहला आपका क्या था, इसके रासायनिक गुण हो गए। अब देखिएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ये जो भी धातु है ऑक्सीजन के साथ जो संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, इसका गुण कैसा होता है, तो ये भास्मिक होते हैं। भास्मिक बोले तो क्या, ये क्षारीय होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। कुछ जो धातुओं के ऑक्साइड है जिसमें अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्योंकि देखिए ना इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होंगे तो इसको क्या कहा जाता है, द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात कर ले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा क्या, जिंक ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हो गया ये Pb, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, तो लेड ऑक्साइड हो गया। Be किस चीज को इंडिकेट किया जाता है, बेरियम को, तो बेरियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सभी ऑक्साइड हैं जो कहीं ना कहीं अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसको द्विधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। इतना तक तो क्लियर है। चलिए अब दूसरा इसके गुण के बारे में बात करते हैं। दूसरा गुण है जल के साथ अभिक्रिया। कभी भी धातु जो है ना वो जब कभी भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए अलग अलग धातु का जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया होता है। कोई धातुएं होती है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, कोई धातु होती है जो जल के साथ नहीं करके जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है। और कोई धातुएं होती है जिसको गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इस तरीके से धातु जो है ना हम यहाँ पे जनरली क्या एक लाइन में सीधा कह सकते हैं कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिएगा धातु कभी भी जल के साथ जो अभिक्रिया करके क्या करती है, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड एवं क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। मतलब धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती है या फिर मुक्त करती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम को कभी भी जल में हम लोग यदि फेंकते हैं तो इससे एक तो धमाका होता ही होता है, क्योंकि सोडियम को कभी भी, क्योंकि सोडियम क्या है ना बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है, इसको ऐसे खुले नहीं छोड़ा जाता है। इसको क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। समझ आया। तो ये कभी भी जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, प्लस में क्या हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है या उत्पन्न करता है। इस तरीके से यदि पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
कैल्शियम जो है वो कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि धातु क्या होता है जल के साथ कभी भी अभिक्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब ये देखिएगा धातु यहाँ पे क्या है, सोडियम है, और ये जल के साथ अभिक्रिया किया तो बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब पोटेशियम है, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा। तो इस तरीके से इसके रासायनिक अभिक्रिया को भी जानना आपके लिए जरूरी है, सिर्फ इसका रासायनिक गुण नहीं जानना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है जब कभी भी रासायनिक इसके गुण लिखने के लिए बोला जाता है तो आप जो हेडिंग लिखेंगे धातु का जल के साथ अभिक्रिया, तो आप एक लाइन में आप उसको ये तो बताएंगे कि भाई धातु कभी भी क्या करती है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल भी देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो अपने पास कुछ धातु है उसको जल के साथ अभिक्रिया करा के आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये दूसरा अभिक्रिया था इसका, या दूसरा गुण था। अब तीसरा होता है ये धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या, उसका स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो देखिएगा धातु जो होती है ना वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है, और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम धातु है। अब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाइए बताओ, लवण बनाया है यहाँ पे NaCl, और प्लस में क्या हाइड्रोजन गैस भी मुक्त किया है। तो ये क्या है, अपने पास हाइड्रोजन गैस है जिसको इन्होंने क्या किया है, मुक्त किया है। कब, जब ये किसके साथ अभिक्रिया किया है बताइए, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तब। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण की बात करें तो जिंक क्या है, धातु है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये तीसरा धातु के रासायनिक गुण थे जो अम्ल के साथ अभिक्रिया था। तो अभी तक में हमने 3 रासायनिक गुण धातु के पढ़े हैं। कौन कौन सा बताइए। सबसे पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातु देखिए ऑक्सीजन के साथ जब कभी भी अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है ना। इसको हम आराम से कर सकते हैं, जैसे में क्या Zn+O2 ZnO हो जाएगा, है ना, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब इस तरीके से और भी है, Na है प्लस O2 है, NaO बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं। अब Fe है, लोहा है, आयरन जिसको कहते हैं, प्लस में O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, FeO बनाता है जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या फेरस ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। तो ये पहला था गुण इसके। दूसरा क्या, जल के साथ अभिक्रिया देखा है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करता है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। उसके लिए उदाहरण भी हमने देख लिया, ऊपर के ये तीनों उदाहरण अपने पास है। तीसरा क्या, अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिएगा धातु कभी भी अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करता है ना, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये इसका तीसरा अपने पास गुण देखा है, जो इसके उदाहरण यहाँ पे नीचे दिए गए है ना। तो ये उदाहरण भी आपको साथ के साथ कंप्लीट करना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि जब कभी भी आपसे इसके रासायनिक गुण पूछे जाएंगे तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि ये एक लाइन में देना, आपको इसके उदाहरण के साथ लिखना है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और साथ में आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। आगे वाले को ऐसा लगे कि हाँ आपको इस चीज़ की जानकारी है, आप अच्छे जानकार हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अपने पास जो इसका चौथा वाला गुण है, इसका चौथा गुण क्या है, धातु का अन्य धातुओं के साथ, धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। मतलब जो धातु होते हैं उसके अन्य जो धातु के लवण विलयन है उसके साथ अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए धातु कभी भी अन्य धातु के लवण के विलयन के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है ना, वो उस कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है, उसको निकालता है। ठीक है ना। तो ऐसे अभिक्रिया होते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या, वही चीज लिखा हुआ, धातु का अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातु जब कभी भी अन्य धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है ना, इसमें कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, उसको निकाल देती है, उसको हटा देती है, हम यूं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से क्या करता है, उसको निकाल के उठा के बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। उदाहरण में देखिएगा, जैसे बात करें यदि Zn का, तो ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, जिंक। अब ये CuSO4 की बात करें तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, कॉपर सल्फेट। जो लवणीय विलयन है किस चीज का, धातु का, किसका, कॉपर का लवणीय विलयन है। ठीक है। अब इसके साथ ये यदि रिएक्शन करेगा या अभिक्रिया करेगा, जब कॉपर सल्फेट की विलयन में हम लोग क्या करेंगे, जिंक के टुकड़े को डालेंगे ना, तो जिंक चूंकि कॉपर से क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक क्या करेगा, ये कॉपर की जगह पे जाके बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा। तो देखिए इससे बनेगा क्या, अपने पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस में कॉपर के जो अवशेष है या कॉपर जो है वो नीचे तल पे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इससे कॉपर क्या हो जाएगा, सल्फेट से बाहर निकल
जाएगा, इस लवण से कॉपर बाहर निकल जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यदि आयरन के टुकड़े को हम कभी भी क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो चूंकि क्या होता है, आयरन जो होता है ना वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये अधिक अभिक्रियाशील है तो इसलिए कॉपर को क्या करेगा, इसको निकाल के बाहर कर देगा, ये खुद की इसके विलयन में जाके बैठ जाएगा, तो FeSO4+ में क्या होगा, Cu बनेगा। तो ये इसके क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके अलावा यदि हम लोग लास्ट एग्जांपल की बात करें, तो कॉपर को कभी भी आप यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे, तो कॉपर चूंकि क्या है, सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए Ag को क्या करेगा, निकाल के बाहर कर देगा इसके विलयन से। तो Cu यदि Ag की जगह पे जाएगा तो CuNO3 का होल 2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और प्लस में क्या, Ag जो है वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो कभी भी धातु अन्य धातु के लवण के विलयन के साथ में अभिक्रिया करता है ना, तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित करता है, या उसको यूं कह सकते हैं कि निकाल के बाहर फेंक देता है या उसको हटा देता है, ठीक है। तो ये थे इसके चौथे रासायनिक गुण, किस चीज के, धातु के। तो इसको जानना आपके लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है, और साथ में इसका एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट रहना चाहिए। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भाई धातु के आखिर रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो 4 हमने रासायनिक गुण देखा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 रासायनिक गुण आपको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है। जिस तरीके से समझाया है आप आराम से यदि वीडियो को देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो आपको 110% गारंटी है कि चारों रासायनिक गुण वीडियो देखने के साथ ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे इस एडोरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।